हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया किस तरह से हम नैंड गेट को यूज़ करके सभी लॉजिक गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हमने ये भी जाना किस तरह से हम नॉर गेट को यूज़ करके सभी लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इन द टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू बिगिन आवर डिस्कशन विथ अ टॉपिक दैट इज अल्टरनेटिव सिंबल्स। अल्टरनेटिव सिंबल्स में जैसे लॉजिक गेट्स को हमने अभी तक उनके स्टैंडर्ड सिंबल्स से समझा, इक्विवेलेंटली डिमॉर्गन प्रिंसिपल्स लगा के या एक पर्टिकुलर थोड़ा सा अरेंजमेंट को चेंज करके हम इन सिंबल्स को स्लाइटली मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। यानी कि एग्जाम में कई बार जो लॉजिक गेट्स के सिंबल्स हमने पढ़े हैं उनसे स्लाइटली मॉडिफाइड सिंबल भी यूज़ करे जा सकते हैं, तो उनको हम समझेंगे और इस क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर बेस्ड सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करेंगे। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसी अल्टरनेटिव सिंबल्स की। हेडिंग कर लीजिएगा अल्टरनेटिव सिंबल्स। सो वन बाय वन लॉजिक गेट्स में अगर हम देखें इसको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख रहा हूं फॉर नॉट गेट। नॉट गेट के लिए अभी हमने देखा था ये वाला सिंबल लाइक दिस, इस तरह से। इसको हम चाहें तो इक्विवेलेंटली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मतलब इस तरह से जो ट्राइंगल हम बना देते हैं ये होता है बफर, ओके। और इसके साथ एक हम कॉम्प्लीमेंट अगर एसोसिएट कर दें तो वो होता है नॉट गेट। तो कई बार इस तरह से कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, आगे लिख दिया, कई बार इधर बफर में पीछे कॉम्प्लीमेंट आपने लगा दिया। सो दोनों ही सिचुएशन में ये नॉट गेट की तरह काम करेगा। सेकेंड, अगर हम बात करें एंड गेट की, तो एंड गेट का जो स्टैंडर्ड सिंबल हमने देखा दैट वाज दिस। ए बी इनपुट आपने अप्लाई किए और आउटपुट वाई यहां पर जनरेट किया। ये स्टैंडर्ड सिंबल था एंड गेट का। अब इस स्टैंडर्ड सिंबल में देखिए, ध्यान दीजिए, एंड गेट में हम क्या लिखते हैं एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू, मैं इसको इरेज कर दूंगा, है ना, y इक्वल टू हम लिखते हैं ए बी। तो ए बी को हम इस तरह से डबल कॉम्प्लीमेंट करके लिख सकते हैं, और एक कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं सॉल्व कर लूं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार होल बार। यानी कि ए बार इनपुट बी बार इनपुट को अगर एक नॉर गेट पे भेज दिया जाए तो एंड गेट बन जाता है। बिल्कुल। अब मैंने एक यहां पर एक नॉर गेट बनाया लाइक दिस, ये नॉर गेट हमने बनाया, और एक इनपुट हमें करना है ए से ए बार। तो मान लीजिए हमने इस टर्मिनल से इनपुट ए भेजा और इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये बन गया अब ए से ए बार, ओके। और यहां पर जो बी है उसको भी हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। जहां भी डिजिटल लॉजिक में किसी भी लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से बबल यूज कर लिया जाता है, तो बबल दिखाता है वहां पर कॉम्प्लीमेंट को, यानी कि नॉट को। इसको आप नोट कर लो चाहो तो, अदरवाइज मैं इसको हटा दूंगा यहां से, ठीक है। लिखा आपने। ये एंड गेट को हम ऐसे भी कई बार लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तीसरा हो गया हमारा और गेट। और गेट, तो और गेट का जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको ए बी, और आउटपुट यहां पर ऑब्वियसली ए प्लस बी जनरेट हो गया। अब जरा सजेस्ट करो क्या होना चाहिए, y इक्वल टू जनरेट होगा ए प्लस बी। अब मैंने कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट लगाया, सब डिमॉर्गन्स थ्योरम की माया है ना। तो आपने देखा ए प्लस बी होल बार कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट हमने लगाया, तो अगर होल कॉम्प्लीमेंट को उसको सॉल्व करेंगे तो एडिशन बिकम्स मल्टीप्लीकेशन, यानी कि रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार होल बार। ए बार इनपुट जनरेट कर लिया जाए, बी बार जनरेट कर लिया जाए और उससे नैंड गेट पर भेजा जाए तो बन जाता है और गेट। यानी कि एक मैंने यहां पर नैंड गेट लिया, ओके, दिस इज नैंड गेट, और हमने उस पर इनपुट ए बी की बजाय ए बार बी बार भेजा। सो जो वेरिएबल ए है उसको हमने कॉम्प्लीमेंट किया, वेरिएबल बी को हमने कॉम्प्लीमेंट किया, और ओवर नैंड गेट हमने इसे ट्रांसफर किया। तो इस तरह से हमने इंप्लीमेंट किया और गेट एंड नैंड गेट को। क्लियर है बात सभी को? चलिए इसको समझ लें इतना। अब मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा, इसको नोट कर लो, आप चाहो लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख लो, अदरवाइज मैं इसको हटा दूंगा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट लॉजिक गेट की, फोर्थ वन। नॉट एंड और हमने इंप्लीमेंट कर ली इक्विवेलेंटली। अब हम बात कर रहे हैं नैंड गेट की। तो नैंड गेट में समझिए क्या होता है इसका रिप्रेजेंटेशन, ए बी होल बार, ऐसे लिखते हैं नैंड गेट को, ओके। अगर मैं इसमें डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर दूं तो ए बी होल बार को मैं लिख सकता हूं यहां पर ए बार प्लस बी बार, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल, ए बार प्लस बी बार। अब ए बार प्लस बी बार मतलब अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट जैसे यहां पर हमने किया, बी कॉम्प्लीमेंट को अगर भेज दूं किस पर, नॉर गेट पर, सॉरी और गेट पर,
तो हमें एक्चुअली यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है नैंड गेट। तो मान लीजिए आपने ए बी वेरिएबल कंसिडर किए, तो यहाँ पर ए बी की जगह अगर मैं और गेट पर भेज दूँ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को, तो यहाँ पर इक्विवेलेंटली जनरेट होगा नैंड गेट। अब आप इतना अगर यहां तक समझ गए हो सारा डिस्कशन, तो क्लियरली हम अगर नॉर गेट को इंप्लीमेंट करना चाहें तो इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। सो नॉर गेट बेसिकली क्या है, a प्लस बी होल बार है। ओके, तो नॉर गेट हो गया दोस्तों a प्लस बी होल बार y इक्वल टू, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम से a बार डॉट b बार, ऐसे लिखा जा सकता है इसको a बार डॉट b बार। सो अगर मैं a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट को एक एंड गेट पर भेज दूं तो नॉर गेट बन जाता है, बिल्कुल। यानी कि अगर हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करें नॉर गेट को लाइक दिस, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, देखो यहां पर हमने लिखा है इसको, दिस इज नॉर गेट, ए बी इनपुट नॉर गेट। तो इसका अल्टरनेटिव वे ऑफ राइटिंग हो सकता है कि अगर a कॉम्प्लीमेंट किया जाए, b कॉम्प्लीमेंट किया जाए और इसको एंड गेट से पास कर दिया जाए, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट विल पास थ्रू द एंड गेट विल जनरेट द नॉर गेट। क्लियर। अब एक्सॉर एक्सनॉर, एक्सॉर एक्सनॉर हमने इंडायरेक्टली पढ़े भी हैं पहले से, तो 6th वन लिख लें आप एक्सॉर। एक्सॉर को हम ऐसे दिखाते हैं, दिस इज एक्सॉर गेट वेयर इनपुट्स आर ए बी। तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ एक्सनॉर गेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय टेकिंग एनी ऑफ द इनपुट एज अ कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए बार एक्सनॉर बी इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी, सिंपल। ओके, इसी तरीके से अगर हम एक्सनॉर गेट को लिखना चाहें, सो नेक्स्ट वन आई एम राइटिंग हियर एक्सनॉर गेट। सो इफ विल राइट एक्सनॉर गेट देन इट कैन बी रिटन एज लाइक, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया इनपुट ए बी, यहां पर एक्सनॉर गेट से हमने पास थ्रू किया इसको, तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं विथ सिंगल बबल एक्सॉर गेट, यू कैन राइट इट सिंगल बबल्ड एक्सॉर गेट। क्लियर है बात सभी को? सो दीज आर द अल्टरनेटिव सिंबल्स। सम टाइम ये मिनिमाइजेशन में यूजफुल होते हैं और सम टाइम इनको इस तरह से कई बार लॉजिकल एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए इनको यूटिलाइज किया जाता है। कई बार लॉजिक सर्किट को इंप्लीमेंट करना हो तो कई बार ऐसा लिख देते हैं, ये लिख दिया तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एक्सॉर गेट की बात हो रही है, या इस तरह से इसको लिखा। डिमॉर्गन्स थ्योरम अगर हमें क्लियर है तो हम आसानी से इन सभी अल्टरनेटिव सिंबल्स को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इनका इंप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। सीधी सी बात का जो क्रक्स है वो ये है कि जो एंड ऑपरेशन है, या हम ऐसे बोले बुलियन मल्टीप्लिकेशन है, तो उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन रिलेटेड होगा विथ और ऑपरेशन डिमॉर्गन्स थ्योरम की मदद से। ओके, यानी कि जो एंड गेट हो गया या नैंड गेट हो गया तो वो करस्पॉन्डिंग और गेट या नॉर गेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, और जैसे और गेट या नॉर गेट हो गया तो वो करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन यानी कि एंड गेट या नैंड गेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। यही हम यहां पे कर रहे हैं। देखो और गेट को हमने लिखा इन द फॉर्म ऑफ नैंड गेट, ठीक है, नैंड गेट को हमने लिखा इन द फॉर्म ऑफ और गेट, नॉर गेट को हमने लिखा इन द फॉर्म ऑफ एंड गेट, और यहां से एंड गेट को लिखा इन द फॉर्म ऑफ हमने नॉर गेट। क्लियर है? तो ये इस तरह से आप इनको रिलेट करके आसानी से समझ सकते हैं। स्क्रीन को पॉज करें और फटाफट से इस अल्टरनेटिव सिंबल्स के पूरे रिप्रेजेंटेशन को आप नोट कर लें। आगे चल के जब क्वेश्चंस में हम इसे यूज करेंगे तो आपको और क्रिस्टल क्लियर वे में ये सब चीजें समझ में आएगी। तो अभी तक के हमारे डिस्कशन में हमने लॉजिक गेट से जुड़े हुए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। हमने एक एक करके नॉट गेट को समझा, एंड को समझा, और एक्सॉर, एक्सनॉर, नैंड, नॉर, इन सभी लॉजिक गेट्स को हमने प्रॉपर वे में समझ लिया है। सो फ्रॉम द टुडेज क्लास ऑनवर्ड्स we will discuss the numerical based on the logic gates। देखिए लॉजिक गेट्स चैप्टर इस तरह का है, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं, और अगर लॉजिक गेट हमें आता है तो हम आने वाले जो कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गया, सीक्वेंशियल सर्किट्स हो गया, तो उनके कॉन्सेप्ट्स में भी इसका भरपूर यूज वहां पर देखेगा। ओके, तो ये एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर द सब्जेक्ट, है ना, डिजिटल सर्किट्स या डिजिटल लॉजिक। तो इस सब्जेक्ट के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है एक तरह से, तो इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से आप सीखिएगा। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्टली, तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट में यूज होगा, सीक्वेंशियल सर्किट्स में यूज होगा, तो वो तो है ही इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस पर किस तरह के फ्रेम होते हैं,
तो आने वाली क्लासेस में वो वैरायटी जो है क्वेश्चंस की जो लॉजिक गेट्स पर फ्रेम हो सकती है वो मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके। तो देखिए जनरली इस पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं लाइक आपको कोई भी एक लॉजिक सर्किट बना के दे दिया लॉजिक गेट्स का यूज करके, वहां पर कहीं एक्सॉर गेट लगा हुआ है, कहीं एंड गेट लगा हुआ है, कहीं और लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, नेंड लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। ओके, और आपसे पूछा आंसर में कि आप इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन बताओ, मिनिमाइज्ड फॉर्म क्या होगा। द फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी फॉर्म। ओके, दूसरा तरीका क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपको कोई एक लॉजिकल एक्सप्रेशन दे दिया, ओके, और उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करके आपको बोला गया कि इसको नैंड गेट से बना के दिखाओ। ओके, यानी कि कितने नंबर ऑफ मिनिमम नैंड गेट लगेंगे इसको, इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को बनाने में, या आपसे बोला जाए कितने नंबर ऑफ नॉर गेट लगेंगे इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को बनाने में। ये दूसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं। क्लियर है। तीसरी वैरायटी के क्वेश्चन इसमें फ्रेम होते हैं जब आपसे प्रोपगेशन डिले की बात की जाती है। प्रोपगेशन डिले, मान लीजिए आपको सिंपल एक सर्किट आपको बना के दे दिया गया, ओके, और आपको एक इनपुट दिया, आउटपुट वहां पर जनरेट हुआ, तो कितने समय के बाद आउटपुट जनरेट होगा, आउटपुट वेवफॉर्म और इनपुट वेवफॉर्म किस तरह से एक दूसरे से रिलेट होंगी। कोई भी लॉजिक सर्किट आपको दिया और उसमें हर एक लॉजिक गेट का प्रोपगेशन डिले आपको दे दिया कि ये भाई नैंड गेट है, वो 2 नैनो सेकेंड लगता है सिग्नल को पास करने में, एक्सॉर गेट लगा हुआ है वो 3 नैनो सेकेंड ले लेता है। तो आपको पूछा कितने समय के बाद आउटपुट में वैल्यू क्या आएगी, या कितनी बार इसके आउटपुट वैल्यूज ट्रांजिशन होंगे। तो दिस इज द थर्ड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क। एंड द फोर्थ वन वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, आपको एक लॉजिकल एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा लॉजिक गेट्स, जैसे मान लीजिए एक्सॉर ऑपरेशन आपको दे दिया गया, और उस एक्सॉर ऑपरेशन का इक्विवेलेंट ऑपरेशन आपको 4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो हमें वहां पर उस पर्टिकुलर लॉजिक गेट का कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करके उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और उन 4 ऑप्शंस में से मैच करना है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लासेस में आपको कराए भी हैं। तो जनरली दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जिनकी 4 तरह की वैरायटी है जनरली जो गेट के एग्जाम में डायरेक्टली लॉजिक गेट चैप्टर से फ्रेम होते हैं, और इनडायरेक्टली तो इसे हमें सीखना ही है फॉर द अदर चैप्टर्स ऑब्वियसली। सो उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं इस क्लास में करा रहा हूं, आने वाली क्लासेस में हम इन 4 वैरायटीज के आसपास के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। तो आपको फंडामेंटली एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी किस तरह से क्वेश्चन इस पर फ्रेम होते हैं, और आपका कॉन्सेप्चुअल ग्रिप तैयार होगा जिससे कि आप आसानी से नए क्वेश्चंस को भी आंसर कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। कहां गया, ये रहा। Okay, so see this question. They have given let x1, x2, x3, x4 XORing दी गई, x1 XOR x2 XOR x3 XOR x4 is equal to 0. ये इन्होंने बोला है where x1, x2, x3, x4 are the Boolean variables, okay, and this symbol is the XOR operator. Which one of the following must always be true? क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी गई है कि x1 है, एक्सॉर किया विथ x2, एक्सॉर किया विथ x3, एक्सॉर विथ x4, और इसकी वैल्यू बोली है इन्होंने कि 0 आती है। x1, x2, x3, x4 इनके एक्सॉर का रिजल्ट आया है 0। ओके, अब आपसे बोला है कि इन चारों में से मस्ट ऑलवेज बी ट्रू, ऐसा कौन सी कंडीशन है जो हमेशा ट्रू होगी। मतलब ऐसी कंडीशन आपको ढूंढनी है जो कंडीशन किसी भी सर्कमस्टेंसेस में फेल नहीं होगी, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है तो। बात समझ में आ गई आपको। स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को आप नोट कर लें। ये क्वेश्चन गेट 2016 में 2016 इन द कंप्यूटर साइंस पेपर दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। देखिए 2 तरीके इस क्वेश्चन को हैंडल करने के हो सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं और एक ट्रुथ टेबल का आइडिया हमारे दिमाग में हो और हम ऑप्शंस के बेसिस पर आंसर को निकाल सकते हैं। क्लियर, वो एक इंटेलिजेंट अप्रोच हो गई जिसमें गलती होने के चांस हो सकते हैं अगर हमारी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं है तो। क्लियर है। अब मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं और ऑप्शंस को ऑब्जर्व करूं, कौन सा कब फेल हो सकता है रियलाइज करूं और आंसर कर दूं। ठीक है, सिंपल अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन की वो मैं आपको डिस्कस करता हूं। देखिए हमारे पास 4 वेरिएबल्स का एक्सप्रेशन दिया है, सभी एक्सॉरिंग हो रहे हैं, x1, x2, x3, x4 ये सभी एक्सॉर हो रहे हैं। बिल्कुल, अगर मैं सिंपल यहां पर एक ट्रुथ टेबल फॉर्म करूं, ट्रुथ टेबल यहां पर मैं एक फॉर्म कर दूं। अब आपको अगर एक्सॉर गेट की प्रॉपर्टीज मालूम है, किस तरह से एक्सॉर गेट आउटपुट 1 देता है और कब आउटपुट 0 देता है, तो ये अगर हमें समझ में आता है तो आसानी से हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। देखिए x1, x2, x3,
x4y। हम एक चीज जानते हैं XOR गेट के बारे में कि जितने बार इसमें जीरोस आएंगे उतनी बार इसमें 1 आने वाले हैं। बहुत अच्छी तरह से हम ये बात जानते हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, यानी कि जितने नंबर ऑफ मैक्सटर्म वहां पर बनेंगे उतने ही बनने वाले हैं मिनटर्म। तो दोस्तों ये 2⁴ यहां पर है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि वेरिएबल कितने हैं 4 हैं, तो यहां पर एक्सप्रेशन आने वाले हैं 16। ओके, नंबर ऑफ मिनटर्म, या मैं ऐसे बोलूं लॉजिक 1 वो होंगे 8, ये लॉजिक 1 होंगे 8, और नंबर ऑफ मैक्सटर्म जिनको हम बोलते हैं लॉजिक 0 वो भी होंगे कितने 8। तो लॉजिक 0 होने की कंडीशन की बात की गई है। ओके, ये 0 होता है तो 0 x1 x2 x3 के कौन कौन से सेट ऑफ वैल्यूज में होगा, 8 ऐसे सेट ऑफ वैल्यूज होंगे x1 x2 x3 x4 के जिन पर ये लॉजिक 0 आएगा। क्लियर है? अब उसमें से हमें देखने कौन कौन से सेट ऑफ वैल्यू होंगे। 0 0 0 इस पर ये 0 आएगा। XOR गेट में एक मैंने पॉइंट लिखाया था, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। आपको अगर याद हो, ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर का मतलब होता है कि अगर इनपुट पर ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तो उस कंडीशन में XOR गेट का आउटपुट आता है लॉजिक 1। तो मैं अब यहां पर सिर्फ 8 वो लिखूंगा जिनमें नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है। क्लियर है? तो देखो 16 तक के मैंने आपको बोला भी था उस समय याद करने के लिए कि आप फर्स्ट 16 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी अगर आप याद रखें तो बहुत आसानी आपको रहेगी। मैं सारे बाइनरी लिख के जरूर दिखा देता हूं, बट मैं सिर्फ यहां पर यूज करूंगा कौन से। आप चाहो तो दोबारा से इनको लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से ये सभी बाइनरी हैं। मैंने हालांकि ये ऑलरेडी लिखाया हुआ है आपको, होपफुली आप लोगों ने याद किया होगा इसे। ओके, ये सभी करस्पॉन्डिंग बाइनरी हैं फॉर 0 to 15 नंबर्स ऑफ डेसिमल। ओके, तो ये सभी यहां पर x1 x2 x3 की पॉसिबल वैल्यूज जनरेट होने वाली हैं, ये सभी जनरेट होने वाली हैं। अब इसमें से कौन कौन से लॉजिक 0 को होंगे बोलो, जिन पर इवन नंबर ऑफ वंस हैं, यानी कि यहां पर आएगा लॉजिक 0, यहां पर आएगा कि नहीं आएगा, यहां पर नहीं आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर तीनों को यहां नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, ओके, यहां आएगा और यहां पर आएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉम्बिनेशंस आर देयर जहां पर लॉजिक 0 आएगा। तो मैं इन्हीं 8 कॉम्बिनेशंस को लिखूंगा। इसको स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लेना चाहो तो यहां पर कौन कौन से हैं जो 0 देंगे। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये देगा 0 0 1 1, यहां पर 0 आएगा। ओके, फिर आएगा 0 1 0 1, यहां पर 0 आएगा। ओके, फिर आएगा 0 1 1 0, फिर यहां पर 0 आएगा। फिर आएगा 1 0 0 1, फिर यहां पर 0 आएगा। फिर आएगा 1 1 1 0 0, यहां पर 0 आएगा। और फिर आएगा आपका लास्ट 1 1 1, यहां पर 0 आएगा। कितने हो गए ये? 3 3 7, एक मिसिंग हो गया, एक मिनट। 1 0 0 1, विच वन हमने मिस कर दिया, वो 0 हो गया। 1 0 1 0 0 1 1 1 0, ओके, 1 1 0 0, दिस इज टेकन। ओके, that 1 0 1 0 was missing, I think 1 0 1 0 that we have taken, no, 1 0 1 0 was missing here। मुझे यहाँ पर एक और लिखना चाहिए, that is 10, है ना। 1 0 1 0, और फिर आएगा 1 1 0 0, और लास्ट में आएगा ये 1 1 1 ये 0। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन x1 x2 x3 x4 की वैल्यूज की जहां पर ये 0 आ रहा है, यही बोला गया है। अब इनको आप उठा के इसमें रख दें तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो कभी भी यहां पर फेल नहीं हो वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। आपको बोला ना ऑलवेज ट्रू कौन सा होगा, क्या ये ऑलवेज ट्रू हो सकता है? x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू 0? नहीं हो सकता। कहां फेल हो जाएगा? यहां पे फेल हो जाएगा। देखो 1 1 1 1, यहां पर आ जाएगा 0, तो ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट आंसर। समझ में आई क्यों नहीं हो सकता? यहां पर ये 1 1 1 रखूंगा मैं तो 0 नहीं आएगा, तो इस कंडीशन के हिसाब से ये फेल हो गया। दूसरा वाला बोलो बी कब फेल हो जाएगा? जब x2 की वैल्यू 1 होगी। x2 की वैल्यू कभी 1 है क्या? बिल्कुल है। यहां पर ये 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो यहां पर ये काम नहीं करेगा। क्लियर है? आपको कुछ नहीं करना, x1 x2 x3 x4 की वैल्यूज हैं उनको इसमें रखना है।
क्लियर है? बहुत बेसिक अप्रोच से मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आप इंटेलिजेंट वे में सोचेंगे तो इनमें से कुछ कुछ उठा उठा के इनको वेरीफाई कर लेंगे और एक इनकरेक्ट को ढूंढ लेंगे। इसका बोलो क्या है? डी का देखते हैं क्या है। डी भी वेरीफाइड नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा है x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू 0। ये तो दूसरे वाले में, इसमें इस पहले वाले के बाद ना सब में फेल हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब लास्ट में आंसर तो यही बचा, बट इसको भी अगर हम चेक करना चाहें तो बिल्कुल इसे आप चेक कर सकते हैं। देखिए पहले वाले में देखते हैं क्या है, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि देखो इसका कॉम्प्लीमेंट है, x1 x3 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 1 1 XOR 1 कितना आएगा 0। ओके, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट तो ये भी फिर से कितना आएगा 0। इन दोनों को उठाओ, 0 1 को उठाओ, 0 1 को उठाओ, ओके 0 0 1 1 को उठाओ। आप कोई भी कॉम्बिनेशन, ये लिखे हुए हैं सारे, आप चेक करके देखना, फॉर ऑलवेज इट विल बी जस्टिफाइड। क्लियर है? सो दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? इट्स अ डिसेंट क्वेश्चन। इफ यू हैव इनफ प्रैक्टिस देन आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इनमें से कुछ एक्सप्रेशन पर ही खेल जाएं आप, तो जो एलिमिनेशन है वो करते जाएंगे, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। See this question, very simple question this is. In the circuit shown to provide output y equal to 1, the values of a, b and c respectively. आपको बोला गया है यहां पर कि आउटपुट y की वैल्यू 1 आए, उसके लिए a, b, c की पॉसिबल वैल्यूज हमको क्या लेनी चाहिए। ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें बना सकते थे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, आपको बस ये पता लगाना है कि कौन से a, b, c की वैल्यूज हम ले लें जिससे कि आउटपुट 1 आ जाए y। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट कर लो और इसका आंसर आप फाइंड कर लो। मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखें, हम चाहते हैं कि यहां पर 1 आए, यही बोला है क्वेश्चन में, आउटपुट मस्ट बी 1। ओके, अच्छा आउटपुट जो है वो किसका आउटपुट है? एंड गेट का आउटपुट है, बिल्कुल। अच्छा, एंड गेट में 1 आने की कंडीशन क्या होती है? ये तीनों 1 होना चाहिए। दिस इज द ओनली कंडीशन वेयर एंड गेट विल गिव द 1। एंड गेट पे अगर सभी इनपुट लॉजिक 1 है तभी आउटपुट पर लॉजिक 1 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बिल्कुल, तो ये बात तो बहुत क्लियर हो गई कि सी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ओके, यहां से ये थोड़ा सा मिसिंग है इसमें, देखिए, हाँ यहां से ये एक्सनॉर गेट लगा हुआ है। अच्छा, एक्सनॉर गेट का आउटपुट हमें क्या चाहिए? दैट मस्ट बी 1। ओके, अच्छा एक्सनॉर गेट में आउटपुट 1 आने की कंडीशन होती है कि इसके दोनों इनपुट पर इक्वल वैल्यूज आनी चाहिए, यानी कि या तो 0 0 हो दोनों या 1 1 हो। एक चीज क्लियर हो चुकी है, c इज इक्वल टू 1 है, यानी कि एक इनपुट यहां पर फिक्स हो गया c इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली b मस्ट बी ऑल्सो 1, अदरवाइज ये 0 दे देगा। ओके, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं यहां से, बोलो b ऑल्सो मस्ट बी इक्वल टू 1, तभी ये पॉसिबल होगा कि b c इज इक्वल टू 1 दैट गिव्स 1। अच्छा, b 1 है तो यहां पर एक्सॉर गेट का आउटपुट 1 आने के लिए जरूरी है कि a इज नॉट इक्वल टू b होना चाहिए, विच मीन्स इफ b इज इक्वल टू 1 देन a मस्ट बी हियर 0। सो दिस इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a, b and c, फॉर दैट आउटपुट y इज इक्वल टू 1। ओके, चलिए इसको नोट कर लें, स्क्रीन को पॉज करें और फटाफट से इसको लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रीड दिस क्वेश्चन। Let this sign denote the exclusive OR operation and let 1 and 0 denote the binary constants. Okay, 1 0 को बोला है binary है ये। Consider the following Boolean expressions for f over 2 variables p and q. The equivalent expression for f is, आपसे पूछा गया है कि इस given expression का equivalent expression क्या होगा। f यहां पर दिया गया है function of pq, जिसकी वैल्यू यहां पर दी गई है ये ब्रैकेट 1 प्लस पी एक्सॉर, सही लिखा है, p एक्सॉर q। ओके, और इस तरह से ये, फिर एक और ब्रैकेट इन्होंने लगाया है बीच में, यहां पर भी एक्सॉर है 2 ब्रैकेट के बीच में। ओके, और फिर से यहां पर लिखा है p एक्सॉर q एक्सॉर q एक्सॉर 0। ये आपको पूछा गया है कि इसके इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है। आसान सा क्वेश्चन है, स्क्रीन को पॉज करके आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। यहां पे प्लस नहीं, सॉरी, p एक्सॉर q है ना, 1 1 एक्सॉर p, तो 1 एक्सॉर p का आंसर क्या आएगा?
देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे, दिस एक्सॉर गेट विल ऑलवेज फॉलोज द एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, क्लियर है। और एक्सॉर गेट में हम किसी को भी कंबाइन करके हम सॉल्व कर सकते हैं, एसोसिएटिविटी को ये फॉलो करता है। अच्छा, P की वैल्यू क्या हो सकती है दोस्तों? P कुड बी 0 और इट कुड बी 1। देखो बहुत सिंपल सा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का, मैं P की वैल्यू कुछ मान लूं, 0 मान लिया मैंने, 1 मान लिया, उसको पुट कर दूं यहां पर, फिर 4 ऑप्शन में करूं, तो बहुत लेंदी अप्रोच हो सकती है। हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होते रहें, तो हम जूझ सकते हैं। बाकी इतना डिफिकल्ट है नहीं, हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले वाले ब्रैकेट को अगर मैं देखूं तो या तो हम इस P को इस P के साथ कंबाइंड कर दें तब भी सही है, और हम चाहें तो इसको सॉल्व कर लें पहले, तो वो भी करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या तो मैं इस पूरे ब्रैकेट को रीअरेंज कर दूं, देखिए कैसे, P एक्सॉर P, इसको मैंने एक साथ लिख दिया, दिस इज एक्सॉर विथ 1 एक्सॉर Q, ऐसे मान लीजिए मैंने इसको रीअरेंज कर दिया पूरे ब्रैकेट्स को। यहां पर हमारे पास है P एक्सॉर Q, सॉरी P एक्सॉर 0 मैंने एक साथ कर दिया, एक्सॉर विथ Q एक्सॉर Q, ये कर दिया, क्लियर है। अब बोलो पहले वाले का आंसर क्या आएगा? P एक्सॉर विथ P। अच्छा, P की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा? 0 एक्सॉर 0 बनेगा। P की वैल्यू 1 होगी तो क्या बनेगा? 1 एक्सॉर 1 बनेगा। दोनों कंडीशन में आंसर आएगा 0, यानी कि ये हो गया 0 एक्सॉर विथ, अच्छा 1 एक्सॉर Q का आंसर क्या आएगा? अच्छा, Q 0 है तो आंसर आएगा 1, 1 एक्सॉर 0 बन जाएगा। Q 1 है तो 1 एक्सॉर 1 बनेगा, आंसर आएगा 0। यानी कि वट एवर द वैल्यू ऑफ Q, द आंसर इज इट्स कॉम्प्लीमेंट। Q 0 मानने पर 1 आता है, 1 एक्सॉर 0 बनता है। Q 1 मानने पर 1 एक्सॉर 1 बनता है तो 0 आता है, यानी कि जो भी है Q का कॉम्प्लीमेंट आएगा। यहां पर हमने एक और एक्सॉर लगाया हुआ है। अब देखिए यहां पर क्या बचा? P एक्सॉर 0, P 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, यानी कि जो भी है वो P आ जाएगा, बिल्कुल। तो P यहां पर आ गया, एक्सॉर विथ Q एक्सॉर Q आएगा 0। ये क्या इतना सही लिखा है? ध्यान दें, इज दिस ओके और नॉट ओके? सो देखिए अब हमारे पास ये 0 है और एक्सॉर विथ Q बार है। अच्छा, Q बार क्या होगा? Q बार अगर 0 है तो आंसर आ जाएगा 0, 0 एक्सॉर 0 बन जाएगा। Q बार 1 है तो आंसर आ जाएगा 1, है ना। तो यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो Q बार आएगा। तो Q बार एक्सॉर विथ P एक्सॉर 0 में 0 है अगर P की वैल्यू तो आंसर 0 आएगा, P की वैल्यू अगर 1 है तो आंसर 1 आएगा, यानी कि यहां पर आएगा P। तो दिस इज द आंसर विच इज P बार एक्सॉर विथ Q, सॉरी P, है ना, सॉरी Q बार एक्सॉर विथ P। सो दिस P एक्सॉर Q बार, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया F इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? अब याद करो किसके इक्वल है ये, या तो उसको सॉल्व कर लो या फिर इसको हम याद रख लें। देखिए क्या होगा, फर्स्ट एक्सॉर विथ सेकंड होता है फर्स्ट इंटू फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इंटू सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि P बार इंटू सेकंड यानी Q बार प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटू Q कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया P बार Q बार प्लस PQ। सो ऑब्वियसली दिस इज F इज इक्वल टू P एक्सनॉर Q। अच्छा, P एक्सनॉर Q को आप लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ P एक्सॉर Q। ऑप्शन D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से नोट कर लें इसको, स्क्रीन को पॉज करें, इस पूरे डिस्कशन को लिखें, और ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट वाज सिंपल क्वेश्चन ओवरऑल। अगर आप P की वैल्यू भी रख देते, 0 कुछ मान लिया, 1 कुछ मान लिया, तो उससे डेफिनेटली आंसर आता, लेकिन हो सकता है कि एक बार में मल्टीपल आंसर्स, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होते रहते, तो थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग वो हो जाता। सो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। नोट कर लिया है? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड दिस क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट गिवन बिलो इज। आपसे पूछा गया है इस कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट क्या आएगा। जो कॉम्बिनेशनल सर्किट आपको दी गई है इसको नोट करें आप स्क्रीन को पॉज करके, और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। सो होपफुली आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। देखिए यहां से 2 जा रहे हैं इनपुट, तो यहां पर जनरेट हो रहा है क्या? ए बी,
ओके यहां से एक इनपुट जा रहा है बी इस एंड गेट पर और दूसरा इनपुट हमने दिया है यहां से सी। सर्किट को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहां पर आप देखोगे यहां पर जनरेट होगा बी सी। ओके यहां से सी गया और ये ए बी जा रहा है तो इस नोड पर जनरेट होगा दोस्तों ए बी सी। करेक्ट है। ओके यहां से जा रहा है ए बी और यहां से आ रहा है बी सी तो इस नोड पे क्या जनरेट होगा, इस नोड पे जनरेट होगा, मैं इधर लिख देता हूं ए बी एक्सॉर बी सी, ये जनरेट होगा एट दैट पॉइंट। क्लियर है। और ये कंबाइंड होगा विथ दैट ए बी सी तो यहां पर y जनरेट हो जाएगा। यानी कि अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो y की वैल्यू है y इज इक्वल टू ए बी सी एक्सॉर विथ क्या आ रहा है ए बी सी एक्सॉर विथ ए बी एक्सॉर विथ बी सी। एम आई राइट? यस, ये आ गया y की वैल्यू। अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास है, दो तरीके हैं वंस अगेन। अब मैं या तो यहां पर ए बी सी की वैल्यूज को अज्यूम कर लूं, सपोज मैंने मान लिया कि 0 0 0 है, सब कुछ 0 0 है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा देखो 0 0 0 0 0 0 आंसर आएगा y इक्वल टू 0। अच्छा y इज इक्वल टू 0 पर जो ऑप्शन y इक्वल टू 0 नहीं देगा वो गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हट गया। ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि a को 1 b को 1 c को 1 टाइप कुछ ले लें हम। ओके तो उस कंडीशन में आंसर क्या आएगा, अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इन दैट वे। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए हम इसको मिनिमाइज करते जाएं और सॉल्व कर लें। जैसे मैंने बोला कि ए बी सी इक्वल टू 0 हमने लिया, मैं दोनों अप्रोच बता रहा हूं, उसको सॉल्व करना भी बताऊंगा डेफिनेटली। तो हमको मिला y 0, यहां पर हमने पुट किया तो ऑप्शन ए अपने आप हट गया। ठीक है। अब हमने a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 ले लिया और c को हमने ले लिया 0। तो अब देखते हैं y क्या आएगा। देखना 1.1.0 तो ये 0 बना, 0 एक्सॉर विथ 1 एक्सॉर विथ 0। ओके तो 0 एक्सॉर विथ 1 क्या आएगा 1। ओके 0 दैट 0 एक्सॉर विथ दिस 1 तो विल गिव 1। ओके और दैट 1 विथ 0 विल गिव 1, है ना। तो 0 और 1 का हुआ 1 और 1 0 का हुआ 1, यानी कि इस कंडीशन में y इक्वल टू आएगा 1। अब देखो यहां पर अगर हम c इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं मतलब ये तो 0 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन से हट गया। क्लियर है। क्या बच गया, ऑप्शन या तो C हो सकता है या B हो सकता है। अब मैं थोड़ा वैल्यू को फ्लिप कर दूं, जैसे मैं आपसे बोलूं A 1 है B 0 है और C अब 1 है। इन दिस कंडीशन टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। नाउ पुट द वैल्यूज A B C, ये हो गया 0। ओके A B ये 0 हो गया और B C ये भी 0 हो गया। यानी कि देखो पहला वाला 0, दूसरा वाला भी 0 यहां पर, दैट ऑल्सो विल बी 0 ना, 0 यस हाँ 0 और ये भी 0। तो ये 0 XOR with 0 will give 0 and that 0 XOR with 0 will give 0. So ultimately y is equal to 0 in this condition. Clear? Now put all these three values into the options. Now we are having only two options. B option and C option is left with us. So put these values. Just put these values. So B is equal to 0 यहां पर put किया तो 0 into this, तो ये तो 0 दे रहा है, बिल्कुल सही है। क्या ऑप्शन बी दे रहा है, देखो ऑप्शन बी दे रहा है 1 इंटू 0 प्लस 1, यानी कि ऑप्शन बी भी हट गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। तो हम एक तरीका तो ये हो गया हिट एंड ट्रायल, टाइम टेकिंग हो सकता है कई बार आपको बचा सकता है। अब मैं इसको मिनिमाइजेशन करना बता देता हूं कैसे करेंगे। ठीक है। मैंने मेथड आपको एक बता दिया है 1, मेथड 1 समझ में आया होगा, मैंने उम्मीद करी है ये आपसे। मेथड 1 दैट वी हैव डन हियर, जस्ट अज्यूम द वैल्यूज। प्रैक्टिस होती है ना तो हम किसी भी मेथड से जा सकते हैं, हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। और हमें यह भी इल्म होना चाहिए कि हम किस मेथड से हमको जाना कन्वीनियंट रहेगा, अदरवाइज साइंटिस्ट बने निकलोगे तो परेशानी में आ सकते हो। देखो ए बी सी एक्सॉर विथ ए बी एक्सॉर विथ बी सी, आंसर हमको पता लग गया, दैट्स फाइन। चलो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो ए बी सी एक्सॉर विथ ए बी, इन दोनों को मैं क्या मुझे कॉमन दिख रहा है, मुझे इसमें ए बी कॉमन दिख रहा है, तो ब्रैकेट से बाहर मैंने ए बी को खींच लिया, तो यहां पर बच गया मेरे पास C एक्सॉर विथ 1। बेनिफिट क्या है कि जो एक्सॉर गेट है वो एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है, तो हम इनको एसोसिएट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो मैंने एसोसिएट किया, ए बी को कॉमन ले लिया यहां से, ये बच गया। अब देखो क्या होगा यहां पर ए बी C एक्सॉर विथ 1, क्या आना चाहिए, C 0 है तो 0 1 बनेगा, 0 एक्सॉर विथ 1 बनेगा यानी कि 1 आएगा। ओके अच्छा C की वैल्यू अगर क्या है 1 है तो 1 एक्सॉर 1 बनेगा यानी कि 0 आएगा, यानी कि यहां से इसका आंसर कितना आएगा
जो भी सी है उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए बी सी बार, ये आ गया एक्सॉर विथ बी सी। इतना है, क्लियर है इतना? चलो इसको अब हम चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। देखो यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है, बी को कॉमन ले सकते हैं, एक तो बी को कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचेगा? देखो ए सी बार एक्सॉर विथ सी बच गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या आएगा, y इक्वल टू बी टाइम्स ए सी बार एक्सॉर सी। तो बताओ फर्स्ट एक्सॉर विथ सेकंड क्या होता है? ये होता है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इंटू सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट है? फर्स्ट कौन है इसमें? ए सी बार है, इंटू सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया। तो y इक्वल टू हमारे पास b इंटू ए सी बार होल बार, यानी कि ये होगा a बार प्लस, मैं डिमॉर्गन से इसको ओपन कर रहा हूं, है ना, a बार प्लस c, सही लिखा है, इंटू सी प्लस ए सी बार। इतना करेक्ट है? अब कोई हो सकता है हमने स्टेप मिस्टेक नहीं करी होगी, तो हमारा बिल्कुल आंसर सही आएगा। देखो b इंटू, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, तो कितना आ जाएगा? देखो a बार c प्लस c प्लस ए सी बार, इतना आ गया। करेक्ट है इतना? चलो इन दोनों में से c कॉमन आ जाएगा, तो y इक्वल टू हमारे पास आ गया b, यहां से हमने c कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में हमारे पास बच गया a बार प्लस 1 प्लस ए सी बार, इतना आ गया। a बार प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? a बार प्लस 1 इज 1, बिल्कुल। तो y इज इक्वल टू, ये थोड़ा आगे बढ़ गए हम, इधर आते हैं, देखो b इंटू क्या बच गया ब्रैकेट में, बोलो c प्लस ए सी बार, ये बच गया। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है, कौन सी? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखते थे बोलो? 1 प्लस सेकेंड इंटू 3 इज इक्वल टू होता है 1 प्लस सेकेंड इंटू 1 प्लस थर्ड। करेक्ट है? तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है यहां पर फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस थर्ड, तो मैं लिख सकता हूं उसको फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट प्लस थर्ड, यानी कि मैं लिखूंगा इसे a प्लस सी इंटू सी प्लस सी बार। सी प्लस सी बार मीन्स वॉट? 1। सो दोस्तों फाइनल आंसर हमारे पास आ गया b इंटू ए प्लस सी। अब आप लोग फैसला कर लेना कौन सा मेथड सही रहेगा, है ना, b इंटू ए प्लस सी, दैट मस्ट बी द आंसर। यस, तो b इंटू सी प्लस ए प्लस सी की बात है, ये आ गया। करेक्ट है? तो दोनों मेथड से मैंने आपको रियलाइज करके बता दिया, इट्स डिपेंड कि हमें कैसे वहां पर सॉल्व करना है। इसको नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करो और मेथड 2 को भी लिखो। आपको दोनों मैंने लिखा दिए हैं, तो आप दोनों ही लिख लो। मेथड 2, ये मेथड 2 क्या। कॉमन लेने में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, हम इस तरह से कॉमन ले रहे हैं इसको, सीधा ए बी को ब्रैकेट से बाहर लेते हैं तो मल्टीप्लाई में ही आएगा कॉमन, है ना। जैसे कोई भी दो टर्म होती है, ए बी प्लस बी सी लिखा हुआ है ना, तो ए बी प्लस बी सी में से क्या कॉमन आ सकता है? बी कॉमन आएगा, तो बी मल्टीप्लाई में चला जाएगा डेफिनेटली। तो कंफ्यूज ना हो कि सर एक्सॉर था, ये मल्टीप्लाई में कैसे आ गया। इट्स अ बेसिक अप्रोच। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे यहाँ पर एक्सॉर है, मान के चलो एडिशन है, तो क्या होगा? ऐसे कॉमन आ जाएगा। वही अप्रोच है, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। क्लियर? सो फर्दर डिस्कशन वी विल मेक द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।